सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलावल भुट्टो भी या बिलावल जरदारी भी एक मरतबा फिर अपने चाचा जान बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अपने एक बयान में, अपने एक मुतनाज़ तरीन बयान में उन्होंने मुल्क की तक़सीम का खुदा न खास्ता इंदिया दे डाला है। उस बयान से पहले तक मुझे ये शेर समझ में नहीं आया था जिसमें शायर कहता है, जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। कहते हैं कि अगर जुल्म न रुका तो सिंधु देश भी बन जाएगा, सरायकिस्तान भी बन जाएगा। मैं हैरान हूँ, ख़ानदान जिसका तसल्लुत, जिसका इक़्तिदार ख़त्म होने में नहीं आ रहा माशाअल्लाह, कम से कम सूबे सिंध की हद तक, वो ख़ानदान मजलूम है। तू चेयरमैन, मैं को चेयरमैन, वो फलाना चेयरमैन, तू ढिकाना चेयरमैन। हैरत की बात है, वो ख़ानदान मजलूम है तो फिर जालिम कौन है? कहते हैं कि सिंध के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे, चाहे सिंध में रहने वालों के खिलाफ जी भर के साजिशें खुद आप ही करते हो। कहते हैं कराची पर कब्जे की गैर आईनी कोशिश अगर की गई तो हुकूमत अपने घर जाएगी। हुजूर, कराची पर आपने आईनी कब्जा करके भी क्या कर लिया? रहा सवाल हुकूमत को घर भेजने का, तो अगर हुकूमत को घर भेजना ही मकसूद था तो मौलाना फजलुर रहमान को पीठ दिखाने की क्या मतलब? वो मेरे मामू के लड़के नहीं है, सानू की। लेकिन जो काम आप मसलहत समझ करके कर रहे हैं, ये सियासत समझकर, उसे मैं मुनाफिकत कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इमरान खान अगर बुरा है, होगा, आई डोंट नो, आप कह रहे हैं, तो उसको घर भेजने के लिए रोड पे आने में क्या है? कहीं आपको ये खदशा तो नहीं कि आपके अपने लोग भी आपके साथ नहीं होंगे? वो लोग जिनकी आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है तो कोई बैकवर्ड ब्लॉक। लतीफ़े को मजीद तूल देते हुए आगे बढ़ते हैं। सदर मोहतरम ने अपने तौर पर मोदी को वार्निंग दी है, और वो भी पार्लियामेंट में। ये अलग बात कि पार्लियामेंटेरियंस ने खुद सदर मोहतरम की जिंदगी अजाब कर दी थी। वो ले दे हुई कि अल्लाह की पनाह, सफीरान कराम भी देख रहे थे कि ये अल्लाह कहां आ गए। ताहम सदर के इस्तक़लाल को सलाम तहसीन पेश करने का दिल चाहता है कि टेलीप्रॉम्प्टर पर पूरा 1 घंटा उन्होंने कौम को दिया। अब पता नहीं कौम को दिया या इमरान खान साहब को दिया, लेकिन बहरहाल दिया। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने तौर पर मोदी साहब को वार्निंग दी कि कश्मीरियों पर मजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी का वहां पेट पकड़ के बुरा हाल था, हंस रहा था बुरी तरह बेचारा, कह रहा था सानू की मत बर्दाश्त कर। इन्होंने कहा कश्मीरियों की नस्ल कुशी नहीं होनी चाहिए। वहां से सवाल हुआ होगा, वरना कौम को 1 घंटा मजीद खड़ा कर दोगे? आधा घंटा खड़े करने की सजा तो आपने दी थी पिछले हफ्ते, फिर क्या हुआ? आज हम 40वां कर रहे हैं। कश्मीर पर भारतीय इस्तबदाद का वो 40 दिन हो चुके हैं, कर्फ्यू लगे हुए, कख भी नहीं हुआ। ताहम सदर मौसूफ ने एक सनसनीखेज इंकशाफ जरूर किया, वो भी पाकिस्तानी नाजरीन के लिए, पाकिस्तानी सामीन के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए खुसूसन बताते हैं। मुल्क में आज़ादी इजहार का दौरा है, मीडिया बगले झांक रहा है, मीडिया नक्शे में पाकिस्तान तलाश कर रहा है कि वो पाकिस्तान जिसका इंडिया उन्होंने दिया वो है कहां? जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। सोशल मीडिया के जरिए बरसर इख्तिदार आने वाली जमात खुद सोशल मीडिया का गला घोटने के दर पे है। हुजूर, सदर मोहतरम फरमाते हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया को गाइड इन्वर्टेड कॉमास में करने के लिए जामे पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। लोग ये पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया सार्फिन ये पूछ रहे हैं, इसीलिए ताकि सोशल मीडिया के जरिए जो हुकूमती उयूब, इदारों के उयूब आश्कार होते चले जा रहे हैं, उन पर पर्दा डाला जा सके। दिल धड़कने वाली खबर आपकी खिदमत में पेश की देता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जलसा किया, वो भी मुजफ्फराबाद में। मोदी को चेतावनी वज़ीर आज़म ने भी दी, लेकिन समझ में जो नहीं आया वो ये कि शाहिद अफरीदी का वहां क्या काम था? शाहिद अफरीदी, वो गुलकार, वो अदाकार, वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उनका वहां क्या काम था जो उनको जहाज भर करके ले जाया गया? और जाहिर है कि ये पैसा भी मैंने और आपने अपनी जेब से ही भुगतना है, तो फिर ये रियासत न्यू मदीना में हो क्या रहा है?
मतलब मोदी क्या अदाकारों से डरता है? मोदी शाहिद अफरीदी से डरता है? मोदी कोई टैलेंट शो करने वालों या पता नहीं और क्या कुछ करने वालों से डरता है? वज़ीर आज़म तो इसके लिए अकेले ही काफ़ी है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, मेरी उम्र भी उन्होंने लग जाए। टीपू सुल्तान भी हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तसलसल भी है, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये सब तामझाम करने की? वहां जाकर आपने जो फरमाया वो क्या था? वो ये था कि जी कश्मीर पर वो स्टैंड लेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं लिया। मैंने वहीं दिल पे हाथ रख लिया, अल्लाह रहम करे। माजी के दरीचों में अगर झांकूं तो वज़ीर आज़म जब दौरा ईरान पर गए थे तब वहां पे भी उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया था जिस पर वो स्टैंड भी गिर गया और हम सब भी गिर गए थे। उन्होंने वहां जाकर के ईरान में खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ FIR काट दी और तमाम इदारे खड़े देखते रह गए, या अल्लाह ये क्या। वहां खड़े होकर के मौसूफ फरमाते हैं कि जी ईरान में जो दरअंदाजी या मुदाखलत होती रही है सरहदी, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। गजब खुदा का। मैं ये सोच रहा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के या ईरान के हैं, हालांकि ईरान वाला साथ बैठा हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ड्रैग कर रहा हूं या आपकी मालूमात में गलत इजाफा कर रहा हूं, यूट्यूब पे जल्दी से लिखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा ईरान, खट करके आपको सामने जो प्रोग्राम्स नजर आएंगे, जिस पर खुद मैं भी एक प्रोग्राम कर चुका हूं, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। दिल धड़कने लगा, हुजूर कहीं दौरा ईरान जैसा स्टैंड मत ले लीजिएगा। ताहम एक और शिकवा उन्होंने वहां पे अपनी स्पीच में किया। वो शिकवा क्या था, एक साउंड बाइट की सूरत में मौजूद है, जरा प्ले कर दो भाई, ताकि फिर हम उसका तज्जिया करें और फिर आगे बढ़ें। नरेंद्र मोदी गलत फहमी में ना रहना, इसलिए पायलट वापस नहीं किया कि हमें डर था तुम्हारे से, इसलिए वापस किया कि हम अमन चाहते हैं। बुजुर्गों ने कहा है अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, बल्कि लालू खेत। मतलब तो पार्लियामेंट में अपने या पार्लियामेंट से बाहर जो इतने बड़े बड़े मुफक्किरान कराम, इतने बड़े बड़े दानिशवरान कराम, इतने बड़े बड़े फवाद चौधरी, इतने बड़े बड़े शहरियार आफरीदी, इतने बड़े बड़े मुराद सईद, इतने बड़े बड़े फलाने ढिमकाने रखे हुए हैं, वो काहे के लिए? क्या तोप चला रहे हैं वो? किसी से पूछ ही लिया होता। मैं तो खैर उस वक्त से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है भाई? इतनी जल्दी क्या थी इंडिया को उसका पायलट हैंडओवर करने की? अभी तो मतलब बहुत सारे हिसाब किताब चुकता करने थे। आपको तो ट्वीट करने से, मतलब मैं कहूँगा तो फिर कहेंगे आप बोलता है। आप तो पहले ट्वीट करते हुए नहीं थक रहे थे कि मोदी अगर आ गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लो उल्टी आते गले पड़ गई, यहाँ पे भी यू टर्न। लेकिन चूंकि यू टर्न इबादत है इसलिए आप साफ बच निकले। मोदी को इख्तिदार मिला, आपने धड़ करके आपने उसको मुबारकबाद तक दे दी। अब मोदी पर तबर्रा करते नहीं थक रहे। तो हुजूर इतनी उजलत किस चीज की है? इख्तिदार मतलब ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन थोड़ा हौला ब्रेक भी तो होता है कहीं। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया मेरे वजीर आजम ने, अल्लाह ताला उन्हें नजरबद से बचाए। कश्मीर 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 करते करते कराची वालों को ही भूल गए। कराची में जितने मामलात, जितने मसाइल हैं जो कि खुद कराची वालों की ज़िंदगी के साथ साथ हैं, अल्लाह ताला उसका खात्मा करे तो करे, हुकूमतों ने तो बहरहाल नहीं करना। वज़ीर आज़म ये भूल गए कि कराची उनकी दस्तरस में है, कराची के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता। एक मरतबा फिर कराची वालों को जो वज़ीर आज़म की दीद की आस थी वो अनका हुई। वज़ीर आज़म का दौरा कैंसिल। अब आप हैं, मैं हूँ और ये प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर निसार चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और मोहतरमा उज़्ज़ार साहिबा का पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अगली मरतबा भी ये मेरे प्रोग्राम में शिरकत का हौसला रखें। मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को शुक्रिया कहता हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क लिया। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुकूमती इस्तदलाल जानने के लिए मोहतरमा उज़्मा कारदार की तरफ जाऊँगा। मोहतरमा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपका इंट्रो सुन के और बेहतर हो गई हूँ। अच्छा, इसका मतलब है मुझे अपनी बंदूक की सफाई करनी पड़ेगी। मैडम ये मुझे बताइएगा, मुझे ये जरा बताइएगा कि मोदी से अब शिकवा करने से क्या फायदा? मतलब उसी वक्त के जिस वक्त बंदूक आपके हाथ में थी और आप गोली चलाने वाले थे, उसके बाद फिर आपने बंदूक साइड पे रख करके और वो मोहब्बत की पतंग उड़ानी शुरू कर दी। उस वक्त आपको थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था इधर उधर। फवाद चौधरियों से अगर पूछेंगे तो यही सब बंड होंगे, अगर शहरियार आफरीदियों से पूछेंगे तो यही होगा, फैसल वावडाओं के ऊपर तकिया करेंगे तो यही होगा। कोई दिल दिमाग वाला अगर कोई उस वक्त था मुयस्सर तो उनसे पूछ लेते, तो कम से कम वो ये मशवरा तो ना देता। क्योंकि यही काम मेरे मामू के लड़के नहीं है वो, लेकिन नवाज शरीफ ने अगर किया तो उससे बुरा तो कोई भी नहीं है। क्या कहेंगी मैम? देखिए साहब, बहुत फ़र्क होता है। देखें, अगर
इमरान खान ने इस तरह की कोई पेशकश की थी तो वो इसलिए की थी कि वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। आपको तो पता है जंग करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। एक मिसाइल इधर से फेंकें, एक मिसाइल उधर से आए, फिर 4 इधर से, फिर 4 उधर से, और उसके बाद लाखों करोड़ों उधर भी खून में नहाएं, लाखों करोड़ इधर। बड़ी हंसी खेल का काम है, बड़ा अच्छा तमाशा लगता, खूब वाह वाह होती सारी। लेकिन जो खून बहता वो आपको भी नजर आता, हमें भी नजर आता, पूरी दुनिया को भी नजर आता। की गुंजाइश निकालते हुए ये गैरत ब्रिगेड जो पाली हुई थी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमेशा अमन की बात करता है। गैरत ब्रिगेड पाली हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए थे थोड़ा सा उनको पता था, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए आपसे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपस में एक दूसरे को मारने से हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना है। मैडम थोड़ा सा तलाश कीजिए, मिल जाएगा। ऐसा काम ये मुझे बताइए, इसमें जो पैसा है वो कौम की बेहतरी के लग सके। और थोड़ा सा तवक्कुफ इन किस्म की खेल तमाशों में ना लगे जिससे सिर्फ इंसानियत को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको आप परवान तो नहीं चढ़ा सकते। दुरुस्त है। अच्छा, ये गैरत ब्रिगेड जो पाली हुई थी उस वक्त के जब नवाज शरीफ एन हुकूमत में थे और आप उनके गले पड़े हुए थे, वो गैरत ब्रिगेड भी छुट्टियों में थी। वो नवाज शरीफ जब इंसानियत से मोहब्बत के लिए नरेंद्र मोदी को बुला करके केक खिलाए, उसकी अम्मी को साड़ियां भिजवाए, और वो जो एक कमबख्त अल्लाह मारा आया था वो मरी की पहाड़ियों पर उसको ले जा करके और वो डुइट गाया जा रहा था वो सनतकारी के इजाफे के लिए, तो उस वक्त वो सब गलत था और आज सब जायज़ है। क्यों मैम? वो आप मुझे ये बताएं ना। देखिए, अगर तो ये उनकी कोई पाकिस्तान से कोई फ़ायदा होता, इन दोस्तियों का, इन पींगों का, इन पगड़ियों का, इन शादियों में शिरकत का, तो हम कहते बहुत अच्छी बात है, बहुत आला बात है, होनी चाहिए। पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हुआ फ़ायदा तो जंदाल साहब को हुआ फ़ायदा, नवाज शरीफ को हुआ, जिनकी बिजनेस जो थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसकी क्या तारीफ़ें करें। वो उनके बेटे उधर जाते थे, जंदाल साहब मरी में आके दावतें खाते थे, पता नहीं नहारियाँ भी खाते होंगे, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसी दोस्तियों यारियों से कोई फायदा नहीं होता जिसमें मुल्क में कोई नजर ना आए कि किसी को। अच्छा, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त के वजीर आजम हिंदुस्तान से अगर मुआनका करे, उसको बुला करके केक खिलाए, लव लेटर दिए जाए, तो वो गलत है। मौजूदा वजीर आजम हिंदुस्तान से अगर डुइट गाए तो वो सही है। अगर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा तो वो कभी भी ये दोस्तियों की बात नहीं करेंगे। वो अमन की बात करते ही सिर्फ इसलिए हैं कि आपके जो दोनों तरफ गुर्बत है वो दूर की जा सके, और वो पैसा जो आप इतने खिलौने गरीबों को, माफ कीजिएगा, जितनी गुर्बत आपने ये एक साल में दूर कर दी, मुझे लगता है कि गरीब अब खुद ही इमिग्रेशन लेने पे पैसे लगाने की बजाय थोड़ा सा पैसे जो है वो लोगों पे, इंसानों पे लगने चाहिए, ताकि उनको अस्पताल मिल जाए, उनको स्कूल मिल जाए, उनको साफ पीने का घर से देंगे। जी, एक मिनट रुक जाइएगा मैडम, शो के बाद दे लेंगे, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। हुजूर वाला सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर ये अचानक क्या हुआ? चाचा जान की नक्शे कदम पर चल पड़े। बिलावल को वो भतीजा कहते थे, बिलावल उन्हें अंकल कहा करते थे, मरूम मेरा मतलब है अल्ताफ़ बानी हुसैन साहब को। तो मतलब अब ये क्या हो गया अचानक? ये सिंधु देश भी बनने लगा, अचानक जुल्म भी याद आ गए। वो जुल्म जो कराची वालों के साथ हो रहा है उसको भूल गए, चलिए चलो ठीक है। लेकिन ये सिंध कार्ड भी निकल आया जिसमें मुत्तहदा बड़ा चेंचें कर रही है। मुत्तहदा का जवाब मत दिएगा, कल मैं उनको खुद निमट लूँगा, कल मुत्तहदा का दिन है। ये अचानक बिलावल साहब पर क्यों नहीं हम वो सारे फतवे लगा दें जो हम माजी में अल्ताफ़ हुसैन पर लगा चुके हैं, जिस पर उन पर चढ़ाई भी हो गई थी? देखिए, फतवा और ये जो पेट्रियाटिक होना या इस्लाम दुश्मन होना, पाकिस्तान दुश्मन होना, इनकी हमें परवाह नहीं है। पहली बात ये है, आप जो इंट्रो में जिस अंदाज में इंट्रो का जो आपने किया, वो मेरे ख्याल से आप जैसे एक एंकर को ज़ेब नहीं देता। देखिए, अगर अदालत में अगर आप जाओगे तो केस अगर होगा तो केस अगर आप प्ली करोगे तो आप रेफरेंसेस तो दोगे। क्या पाकिस्तान जो है 5 सूबों ने नहीं बनाया था? क्या पाकिस्तान में जो है जो बंगाल से जो हशर हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश हुआ, क्या उसका जिक्र करना बेकार है? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो होना बेकार है? और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कट करूं, कराची सिंध की राजधानी है, कराची उससे अलग नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ कर आप, ये नेशनल चैनल है, बात करते वक्त थोड़ा ख्याल क्या करें। और देखें, पाकिस्तान इन सूबों की वजह से चल रहा है। कोई पाकिस्तान
इन ये सूबे नहीं बनाए, इन सूबों ने पाकिस्तान बनाया, एक थोड़ा जहन में रखें। और दूसरी बात है, बिलावल ने कौन सी गलत बात की? क्या यहाँ जो है जुल्म नहीं हुआ है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, या सिंध में मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, या जो है जो मीडिया, एक मिनट, क्या मीडिया पर क्या सेंसरशिप नहीं है क्या? यहाँ इस वक्त आमिरत वाला जो माहौल नहीं है क्या? सेंसरशिप का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे जैसा जुबान दराज आदमी, मेरी बात सुने, 10 से 11 जो कुछ भी कर रहा है वो तारीख है। आप में इतना दम, आप में दम नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर सके। आप पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, यूट्यूब चलती नहीं, मेरी बात सुने, आप पॉलिटिकल पार्टीज पर, पॉलिटिकल लीडर्स पर इस 70 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने गालियां दी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आप में दम है कि आप या आपके चैनल में दम है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप में दम नहीं है, आपके चैनल में दम नहीं है। बनाने के दो फरीक हैं। चले आप बात करें, एक मिनट, चले आप बात करें, आप बात करें, आप बात करें, आप किसी जनरल के खिलाफ बात करके दिखाएं, आप किसी जनरल के खिलाफ बात करके सके। और एक भुट्टो थे, बोलिए। नहीं, अब आप इस बात को सेकंड नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप में दम ही नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट या किसी जनरल के खिलाफ बात कर सके। आप पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां देते हैं, आपके चैनल और आप जैसे आप जो है, आप उनके जो है उनके साथारी हैं, तो आप उनके जो पार्टनर्स हैं। अच्छा, पार्टनर्स हैं, और क्या आप में दम है? आपके चैनल्स में दम है कि एस्टेब्लिशमेंट पर बात करें? आप पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दे सकते हैं, मैं आपको क्योंकि आपका धंधा इस तरह चलता है, आपका धंधा इसमें चलता है, आपको तनख्वाह इस पर मिलती है, आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करें। एक छोटी सी बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाने की बात की, तो आसिफ अली जरदारी साहब सेटिंग करके भी तो एस्टेब्लिशमेंट से आए। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त आपको माफी दे दी, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी। अब एस्टेब्लिशमेंट की दस्तखत आपके मुताबिक किसी और पर है, तो कोई माफी नहीं मिली है। देखें, पीपल्स पार्टी ने ये मार्शल आर्ट्स का मुकाबला किया है। दुनिया जानती है आसिफ अली जरदारी को उस जमाने में जो बीमारी हुई थी उसका नाम था जनरल राहील शरीफ, और वो बीमारी जब तक रिटायर नहीं हुई तब तक आसिफ अली जरदारी इस तरह की बात करके तभी तो तनख्वाह लेते हो ना। इस तरह की बातें करके, अवाम दुश्मन बातें करके, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करके तनख्वाह लेते हो ना। ये तो तुम्हारा इम्तियाज, ये तो तुम्हारे चैनल्स का तुरे इम्तियाज है। तुम्हें क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को ख्वार करना। ये तुम्हें इसकी तनख्वाह मिलती है, और किसी की नहीं तनख्वाह मिलती है। तुम्हें दम नहीं है, करेज नहीं है कि असल जो ताकतवर दूर कुव्वतें उनके खिलाफ बात करो। इसकी तनख्वाह लेते हो, ख्वार करते हो पॉलिटिशियंस को। दम है किसी सर? मैंने तो अभी दम का थोड़ा सा प्रोमो दिया था, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला सेनेटर साहब को जरा पानी पेश कीजिए जब तक। कोई पानी वानी नहीं, तुम में दम नहीं है, तुम उसकी तनख्वाह लेते हो। सर मैं आपसे, निसार चीमा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, ये मरियम नवाज के लिए घर से खाना लाने पर पाबंदी लगी है, और वजह बताई गई है कि शुगर मिल तहकीकात में ताउन न करने पर सहूलियात वापस ले ली गई। शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? मतलब ठीक है, अगर अंदर है तो ताउन करें, मतलब जाहिर है कि कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब यही अलामती सजाएं दे करके और फिर किसी तरह से जान छुड़ाई जाएगी, फिर क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? नूरुल आरिफीन साहब, अगर आप इजाज़त दें जी तो मैं जो पहले गुफ्तगू हुई है उसके बारे में 2-3 फिक्रे आपकी खिदमत में पेश कर दूं। प्लीज सर, अगर आपकी इजाज़त हो। जनाब वाला, आपकी आवाज़ पता नहीं मुझ तक नहीं पहुंच रही। प्लीज गो ऑन सर, मैं सुन रहा हूं। देखें, बात यह है कि हमारे काबिल एहतराम दोस्त ख्वाजा साहब को मीडिया के बारे में जो उन्होंने फरमाया काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन गालिबन आपके बारे में उन्हें सही मालूमात नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि आप सबका एहतसाब करते हैं, अक्रॉस दी बोर्ड करते हैं, सबको। मरियम के बारे में बोले ना, मरियम के बाद बोले ना, क्यों आप भी एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, क्या दम नहीं है कि आप इस तरह बात करने की चमचागिरी वाली बातें करते हैं आप? खालिद साहब देखिए, बात जी, जब तक आप गुजारिश कर, जब तक आप बोलते रहे, मैंने दखल नहीं दिया जी। खालिद साहब, जब तक आप इरशाद फरमाते रहे मैंने दखल नहीं दिया जी। तो आप अपने लिए बात करें, मरियम बीबी के लिए बात करें। अच्छा, तो लगता है कि अपोलोजेटिक हो गए हैं, लगता है ऐसा है। देखिए पहली बात ये है, करीम ख्वाजा साहब, सर प्लीज सर। जी सर, नहीं, बात ये है, मीडिया के बारे में अमूमी तासुर यही है जो कुछ आपने कहा
लेकिन आप नूरुल आरिफीन को गालिबन नहीं जानते, ये तो सच्ची बात ये है। मुस्लिम लीग छोड़ दें। हाँ, ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मत बने, आपके लोग सब जेल में पड़े हैं। दूसरी बात ये है, देखें बात ये है कि जो ये आप मेरे मुंह में ये नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना डालें, मुझे आप बोलने की इजाजत दें। आप तो करें, जिस तरह आप बोलते रहे हैं, मैंने तो कोई दखल नहीं दिया। आप मुझे मैं आपकी डायरेक्शन लेके मैंने बात करनी है खाई साहब। सर निसार चीमा साहब, मैंने आपकी डायरेक्शन लेके बात करनी है। निसार चीमा साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। सर करीम ख्वाजा साहब, मैं आपसे मुल्तमिस देखें थोड़ा सा जी देखें, बात यह है कि कोई भी लीडर हो, खा मुस्लिम लीग नून का हो, खा पीटीआई का हो, खा पीपल्स पार्टी का हो या किसी का हो, उसको रवानी खिताबत में, जोश खिताबत में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब का मतलब हरगिज़ वो नहीं था जो उनसे मंसूब किया गया है। मुझे यकीन है कि वो रवानी खिताबत से जो अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं वो उनका मतलब इसलिए नहीं है कि सिंधो देश हो, पख्तूनिस्तान हो, पख्तूनिस्तान और सिंधो देश के अलंबरदारों के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, तो मैं आपका नहीं, एक मिनट, जो जुल्फ़िकार नहीं, नूरुल आरिफीन साहब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया पख्तूनिस्तान और सिंधो देश के अलंबरदारों को, जिस तरह उन्होंने सियासी तौर पर शिकस्त दी, उनको आइसोलेट किया, ये मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा एक कारनामा है। और मुझे यकीन है कि जो फिर मैं कहूँगा कि रवानी खिताबत में जो अल्फाज उन्होंने वो उनके ज़ुबान से अदा हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मतलब उनका हरगिज़ वो नहीं था। दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे थे, वो देखें, जो आपने शुरू में फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुजफ्फराबाद में जो तकरीर की, मुझे उसके बारे में बात करने दें। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्टैंड लूँगा कश्मीर के बारे में जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं लिया, तो वाकई मैं भी खौफजदा हो गया, मैं भी डर गया, क्योंकि उन्होंने जब भी इस तरह के स्टैंड लिए हैं तो वो जो है वो कौम पे बहुत भारी पड़े हैं। खा वो जिस तरह आपने मिसाल दी है ईरान की, ईरान में जो उन्होंने जाके फरमाया, जिस तरह और उन्होंने मोदी की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया कि कश्मीर के मसले के हल के लिए उनका जीतना ज़रूरी है, ये हल चाहते थे वो। और दूसरी बात यह है कि देखें, जिस मामले में भी उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, जो अल्टीमेटली क्या हुआ, मईशत हो, IMF हो, कर्ज़े लेने की बात हो, ये इंतज़ामिया और पुलिस का जो है उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म करने की बात हो, हर मामले में कौम ने देखा है जो अशर हो गया है। महंगाई के हवाले से आपने देखा है, वो कहा करते थे कि जो जब ये डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो इतने 100 अरब रुपया जो है वो कौम पे कर्जा बढ़ जाता है। बात सही थी, लेकिन अब हालत क्या हो गई है? बात यह है कि आज कौम, मैं आपको सही बताऊँ, नूरुल आरिफीन साहब 2 दुआएं कर रही हैं। यानी अवाम के ऊपर जिस तरह इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, अपोजिशन का तो आप छोड़ दें, वो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम इनके वो जो है उन्होंने नई एक मिसाल कायम की है, लेकिन अवाम के ऊपर जगह बाद दीगरे महंगाई के जो बम इन्होंने गिराए हैं उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ सर एक लफ्ज करते करते आपने पूरी कथा सुना दी। मरियम के बारे में आप जी मरियम के बारे में आपने क्या फरमाया था? आप सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी, बारात जंगल में खो गई। अच्छा सर, मैंने ये फरमाया था कि मरियम नवाज के लिए घर से खाना लाने पर पाबंदी लगी है जस्ट बिकॉज कि वो ताउन नहीं करी इन्वेस्टिगेटर्स से, तो सज़ा ठीक मिली है या नहीं? नहीं, ये देखें, ये इनसे तो इसी तरह की हरकतों की तवक्को है। इनमें देखें ये है कि ये तो फिर मैं कहूँगा कि बदतरीन इंतकाम की एक नई रिवायत, नई मिसालें इन्होंने कायम की हैं और इससे किसी खैर की इनसे तवक्को ही नहीं है। ये अगर ये इस तरह की कोई इजाज़त देते तो वो अजीब बात थी, ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक हो गया। इन लोगों से थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा सर, यहाँ पे मुझे इमीडिएटली ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह तो को मजीद किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ज़रा तरदीद फरमा दीजिएगा, मुझे चंक भी लेना है
ये चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड ने सूबाई वजीर फयाज चौहान के बेटे के नंबर बढ़ा दिए, तो ये तो जमहूरियत की अहम खिदमत हुई। यही सब काम जब पिछले अदवार में होते थे तो जमहूरियत पर बुरा वक्त आ जाता था, अजाब आ जाता था, तलवार लटकने लगती थी। अब क्या कहेंगी? एक बात तो ये बता दीजिए, दूसरी ये खबर ये बता रही है कि ब्यूरोक्रेसी और ताजिर तबके के बाद अब कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को झटका। मतलब ये तो लतीफ़ा है, पाकिस्तान में कौन है जो रह गया, तो अब कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को क्यों छोड़ा जाए? नूरुल आरिफीन, एक तो आप अपने दोनों बाकी मेहमानों को झटके पे झटका दे रही हैं। आपने लगता है इनकी ब्रीफिंग सही नहीं की थी। मुझे तो आपके प्रोड्यूसर ने 10 दफा कहा था कि ये प्रोग्राम जरा वखरे टाइप का है, जरा आप 2-3 एपिसोड देख के आप आके बैठे हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में जरा इनको ना 2 लेक्सोटिनल की गोलियां ला दें ताकि थोड़ा सा इनकी नर्व्स रिलैक्स करें और आराम से बैठ के ये प्रोग्राम एंजॉय करें। अच्छा, ये जो आप नंबरों की कहानी कर रहे हैं जी, अगर नंबर ऊपर गए तो नंबर नीचे भी आ सकते हैं, और अगर ये हुआ है तो जो ऊपर गए ये डेफिनेटली नीचे आएंगे। नहीं तो फयाज चौहान कितनी मरतबा ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे? मतलब 2-3 दफा तो उनकी डिमोशन हो चुकी है, 2-3 मरतबा वजारतों से महरूम किए जा चुके हैं। अब क्या मतलब सूली चढ़ाएंगी उनको? वो तो बाज नहीं आने के। देखिए बात सारी ये है कि अब ये तो चौहान साहब के समझने की बात है ना, उनको समझ जाना चाहिए कि हाथ हौला रखें, हाथ हौला ना रखा तो उतो बड़ा पारा हाथ आएगा। राइट। अच्छा, दूसरे वो बड़े मजे की बात है, ये आपने एक सवाल मरियम नवाज के मुतालिक पूछा था, हर दुनिया की बात की, लेकिन उस सवाल का आपको इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं जा रही हूं। मैडम देखिए, आप आज पहली मर्तबा आई और माशाल्लाह जिस खंदा पेशानी से आप तमाम यॉर्कर्स का सामना कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि एक और यॉर्कर आपको खिलाई जाए। ये मुझे बताइएगा मैडम, फरमाते दुनिया में कश्मीरियों का सफीर बनकर जाऊंगा, उन्हें आरएसएस की हकीकत से आगाह करूंगा। मतलब जो काम दुनिया पहले ही जानती है वो काम करके इन्हें क्या हासिल? कश्मीरियों की बात ठीक है, वो हो गया, ठीक है। कश्मीरियों के लिए आपने आधा घंटा लोगों को मुर्गा, मेरा मतलब है आपने उनको खड़ा कर दिया, आधा घंटा फिर आप उनको अगली दफ़ा बिठा दीजिएगा, आधा घंटा फिर कुछ और करवा दीजिएगा। मोदी तो सानू की मोड पे लगा, वो कहता है भाई मुझे बाहर जाने दो। वो यूएई चला गया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, वो जा करके पूरी डिप्लोमेटिकली लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया। अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, अरब में अब ये हो रहा है कि वहाँ वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, आप भी देख रही होंगी। दुबई में मेन रोड पर वो पूजा हो रही है, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, क्या उसको अजीब सा नाम है। और अब मैं क्या मजीद कुछ कहूँ, तो मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास टिकट नहीं था, या हमारे जहाज़ सारे ख़त्म हो गए, जहाज़ में फ्यूल नहीं है, या हमें यही अपोजिशन को फतह करने से टाइम नहीं मिला। मेरे ख्याल में नूरुल आरिफीन, आपको दुनिया के तमाम जो टेलीविज़न शोज़ हैं और जो जरीदे हैं, जिस तरह गार्डियन हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, अल जज़ीरा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, मेरे ख्याल में आपको इनको देखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको टाइम मिल रहा है तो आप इंडियन चैनल्स जो है ना, लगता है शौक से बहुत आपने कोई सैटेलाइट लगाया हुआ है, ये यूट्यूब खोल के ना सारे इंडियन चैनल्स देख रहे हैं। अब आपका बस नहीं चल रहा कि आप किस तरह से कैमरा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें। जो बाकी दुनिया बात कर रही है, बाकी दुनिया इस वक्त बात कर रही है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, बाकी दुनिया ये बात कर रही है कर्फ्यू हटाया जाए, बाकी दुनिया ये बात कर रही है कि मोदी जो है वो बंतरा गया है और उसका दिमाग की बम्बीरी घूम गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आरएसएस मेंटेलिटी है, आपकी इत्तला के लिए ये आजकल में तो नहीं आई, ये तो जब से ये बच्चा था मोदी, ये तब से उसके दिमाग में डल रही थी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा फलसफा है। तो आपकी मेरे ख्याल में शायद आपकी नोटिस में नहीं ये बात आई, ये खिचड़ी, ये जो सारी जो कहानी आरएसएस की है, ये तो 1925 से चल रही है। राइट मैडम, मैं इतना पुराना हूं नहीं, लेकिन अब आप कह रही हैं तो मैं जरा इसकी तरफ भी इंशाल्लाह ताला आऊंगा। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं अपने दीगर मेहमानों से निपट लूं। जितने मुसलमान थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है वो मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ। मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। राइट, कोई भी वहां इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला मोदी पर मजीद तबर्रा करेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा, अब मैं आपको नाराज़ करने का कोई यानी कि चांस नहीं लूँगा। हुजूर, एक फुल टॉस आपकी खिदमत में पेश है। एसी माहिरीन की राय से मशरूत,
आसिफ अली जरदारी साहब को एसी दिया जाए या ना दिया जाए, ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि इसके लिए माहिरीन की राय ली जाएगी, इसके लिए डॉक्टर्स की आरा मालूम की जाएगी। अगर सदर पाकिस्तान को आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की मराहत, पेंशन वगैरह जो इतने अरसे तक वो दी जाती रही हैं साबिक सदर पाकिस्तान को, तो अब जेल में एक चारपाई, एक गद्दा, एक एसी देने से कौन सा ऐसा तूफान आ जाएगा कि जो उन्हें उससे महरूम करके हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? क्या कहेंगे? नूरुल आरफीन, मैं आपके प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा आया हूँ, इन हमारे सामीन को पता नहीं है, और मेरे ख्याल से कभी भी मैं तेज़ नहीं होता हूँ, मुझे इदराक है। और अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो मैं माजरत करता हूँ। नहीं हुजूर वाला, बिल्कुल प्लीज़। ये इंसान में नरमी गर्मी होती है, ठीक है ना जी। तो मैं उसके बारे में आपसे माजरत नहीं प्लीज़ सर। अच्छा, दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं इसकी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये इन्होंने मशरूत की है, जो ब्रिटिश लॉ था पाकिस्तान को जो विरसे में मिला था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, उसमें A क्लास, B क्लास, C क्लास, हम खुद जेल में रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो B क्लास तो जो ग्रेजुएट होता है उसको मिल जाता है, B क्लास जो भी पार्लियामेंटेरियन होता है उसको भी मिल जाता है, और जो A क्लास है वो सदर मुमलिकत को मिलता है, या चीफ मिनिस्टर एक्स को मिलता है, या गवर्नर्स को मिलता है। तो उस हिसाब से जरदारी साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं, मैं तो ये कहूँगा कि नवाज़ शरीफ को भी A क्लास मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम के कुछ भी है, ये तो कानून का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जब भुट्टो साहब ने वली खान वालों को जेल में बंद किया था हैदराबाद में, तो उन सबको A क्लास मिला था, पॉलिटिकल प्रिजनर सब थे। और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा यही रहा है, मुजीबुर रहमान साहब थे बांग्लादेश के जो रहनुमा हैं, उनको भी A क्लास मिला था। तो ये तो उनको मिलना चाहिए जरदारी साहब पर, ये तो अकॉर्डिंग टू द जो जेल मैनुअल के तहत होना चाहिए। और इन्होंने मशरूत की है कि जो टीम आई थी पिम्प से, उन्होंने खुद सजेस्ट किया था, उस पिम्प की टीम ने ये बताया था कि जरदारी साहब को कहा कि भाई हम आपके लिए कुछ लिखें, तो उन्होंने कहा कि आप लिखेंगे, हम आपको शिफ्ट करें, आप उस टीम से पूछेगा, जो पॉलिटिकल टीम नहीं है, डॉक्टर्स की टीम है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में ही रहने दो, लोग क्या बात करेंगे। उन डॉक्टर्स ने कहा बाद में कि हम नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ नुकसान हो तो हमने सब लिखा कि टेस्ट भी हो, शिफ्ट भी हो, क्योंकि वहाँ हालात अच्छे नहीं थे, जो चारपाई थी वो भी जो है लोहे की थी, और ये पोजीशन थी। तो मेरे ख्याल से जो जेल मैनुअल के तहत जो भी है सहूलत वो देनी चाहिए, जो लॉ है। बाकी कोई मिन तो कोई नहीं कर रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। निसार चीमा साहब, हुजूर वाला एक खबर बता रही है, बड़ी गुमराहकुन खबर है। वफाकी वजारतों में 15,673 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से अक्स की गई है खबर। बताया गया कि माली साल 2017-18 में वफाकी वजारतों में 15,673 अरब रुपए की बेकायदगियों, बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, ब्ला 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 ब्ला। हुजूर वाला, मैं कुछ कन्फ्यूज आ गया हूँ। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो बताया जाता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से या उनके कायदीन की जानिब से कि चोरों की हुकूमत और डाकुओं की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, अब तो हम रियासत न्यू मदीना में जी रहे हैं, हुज्जाज कराम की हुकूमत आ चुकी है, तो फिर ये चोरी चमारी कौन कर रहा है? कुछ ज़रा रोशनी डालिए। जी ये देखें, ये तो बड़े नेक लोग हैं, पाक लोग हैं, यानी दूध के धुले हुए हैं, आब जमजम से धुले हुए हैं। सारी करप्शन तो ख़त्म हो गई, सारी लूट मार तो ख़त्म हो चुकी। कल बल्कि नेशनल असम्बली में हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब भी यही फरमा रहे थे कि देखें सारी करप्शन लूट मार ख़त्म हो गई, इसके बावजूद मईशत का इतना बेड़ा गर्क क्यों हो गया है, इसके बावजूद गरीब आदमी का जीना क्यों मुश्किल हो गया है, इसके बावजूद आम आदमी छोड़े मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपने बिल पे नहीं कर सकता, यूटिलिटी बिल्स जो है उनकी अदायगी मुमकिन नहीं रही। तो क्या हो गया है? यानी ये है कि सारी ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेज़ाब्तियाँ नए पाकिस्तान में मदीने की इस्लामी रियासत नौज़ुबिल्ला उसमें ये जो कुछ हो रहा है, यानी कानून को आदमी हाथ लगाता है और अल्लाह ताला से मैं तो समझता हूँ पूरी कौम दुआ कर रही है कि या अल्लाह इस ज़ालिम हुकूमत, दो ही दुआएं पूरी कौम की ज़ुबान पे हैं, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, कश्मीरियों को आज़ादी नसीब कर और इस ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। ये दो दुआएं हर शख्स की ज़ुबान पे है, मैं आपको बताऊँ पूरी कौम की ज़ुबान पे, और पूरी कौम जोलियाँ उठा उठा के दुआएं कर रही है। हमारी बहन उज़मा कह रही थी कि इनको लेक्साट्रल की ज़रूरत है, इनको बताएं कि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, ये मईशत की बहाली के लिए भी जो है नीम हकीम रखे हुए थे, मैं दो डॉक्टरों के बीच में फंसा
देखें, और दूसरा ये है कि ये तिब्बी मामलात में भी नीम हकीमों के पास जाते हैं, इनसे कहें कि अगर इनको ज़रूरत हो तो हम इनको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हैं। राइट सर, राइट सर। मोहतरमा की जानिब जाऊंगा। मैडम, अब बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे आपसे चाहिए होंगे। ये मुझे बताइएगा, एक खबर बताती है इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक के 2 अरकान का गैर आइनी तकर्रुर। सदर ने आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी की, गजब खुदा का। और बहुत सारे काम हैं जो उनके नामे अमाल में दर्ज हैं, आपको नज़र नहीं आएगा मेरे ख्याल है, मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूं। पार्लियामेंट तोड़फोड़, ताहिरुल पादरी, मेरा मतलब है ताहिरुल कादरी, मौलाना कंटेनर मौलाना कैनेडवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब सियासत से तायब हो गए, अचानक उनकी कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर इंशाअल्लाह नाजिल कर दिए जाएंगे। उनके साथ जो पार्लियामेंट को आपने फतह किया था, पीटीवी को फतह किया था, और बहुत सारे केसेस हैं जिस पर सदारती इस्तिस्ना, आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सिर्फ 2 अरकान का तकर्रुर, ये तो बहुत मामूली सा जुर्म है, अगर कुछ है भी तो 5-10 रुपए का जुर्माना करके जान छोड़ा, क्या मतलब है? नूरुल आरिफीन, आपको तो स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, क्या जबरदस्त विट है आपकी। मुझे वो फ्रेंच कोर्ट याद आ गया। फ्रेंच कोर्ट में जो किंग था, जिसका ह्यूमर और जिसकी विट जो थी वो बेहतर होती थी, उसको ज़्यादा बड़ा स्टेटस मिलता था कोर्ट में। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब, मैं एंजॉय करती हूँ आपकी बातों को, कह भी दिया और कुछ ना भी किया, आपकी तो वो वाली कहानी होती है। देखिए, अगर इसमें कोई इसमें गैर कानूनी बात हुई है या कोई इसमें कोई बात आइन के खिलाफ हुई है तो ठीक है, उसका मामला देखा जाएगा। वो आपको पता है हमारे सारे मैडम एक और कॉमेडी, मैडम कॉमेडी का तसलसल थोड़ा सा मैडम, लेकिन अभी तक वो मेट्रो मंसूबा जो बन के नहीं दे रहा है वो मैडम, वो शैतान की आंख की तरह वो जो मेट्रो मंसूबा था, कहानियां चलती रही हैं, परवेज खटक के खिलाफ सफिशिएंट चीजें मौजूद हैं, उसका भी एहतसाब नहीं हुआ। आमिर कियानी साहब, वो दवाओं में मामलात थे, उसका भी एहतसाब नहीं हुआ। आप कह रही हैं सदर को भी देखा जाएगा, तो फिर मतलब एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का और आरफीन का ही करे। अब वो खड़े हो गए हैं, अब वो हिसाब किताब ले रहे हैं। ये सारे जो बैठे हुए ना, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में ये मुजरिम हैं। और जो वो मुजरिम है, ये सब हाजी हैं। इनकी जो मरियम नवाज है, उनके पास तो कोई नहीं, मेरा सवाल मरियम नवाज नहीं था, मेरा सवाल है आमिर कियानी। वो तो उनको तो वही कुछ मिलेगा जो बाकी। मेरा सवाल आमिर कियानी का है, मेरा सवाल परवेज खटक का है। किसी रूल के अंडर नहीं आते। तो अब जो इन्होंने कौम के साथ सारा मामला किया, जो सारी प्रॉपर्टियां बनाई, जो मनी लॉन्ड्रिंग की, तो बस फिर अवाम को तो जवाब देना पड़ेगा ना। और अवाम जवाब मांग रहे हैं इनसे। अगर अवाम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आप जवाब मत दिएगा। मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, आपने वही बकरे की एक टांग। कोई नहीं बचता, ये तो बात पक्की है। और इमरान खान के ऊपर होते हुए तो कोई किसी के बचने का कोई 1% भी चांस नहीं है। आपकी इत्तला के लिए ऊपर सिर्फ वो यूं होएगा, एक कुव्वत है और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा तसीह की ज़रूरत है अपनी अप्रोचेज़ में। नाजरीन, ये था मेरा प्रोग्राम, ये थे मेरे मेहमान। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अपनी शो में शिरकत पर, ख़ास तौर पर मोहतरमा उज़्मा कारदार साहबा का मुझे मुसलसल चौरंगिया घुमाने पर मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे पूरा कराची घुमाया, पूरा पाकिस्तान घुमाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुझे पता चल गया कि मैं एक सच्चे पक्के PTI वाले, जिसको कहते हैं रहनुमा, रहबर और मसीहा से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगली मर्तबा भी ज़हमत दूंगा और उससे अगली मर्तबा भी ज़हमत दूंगा। उस वक्त तक ज़हमत देते रहूंगा जब तक आपने मेरा खून सुनना बंद नहीं कर दिया। निसार चीमा साहब, मोहतरमा उज़्मा कारदार साहब, ख्वाजा साहब, आप तीनों हज़रात का, ख़वातीन का इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और मेरी जंग की टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।